गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। घर पे एकदम खुद का ध्यान रखना और जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी ध्यान रखना है हमें। और साथ में क्या अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखना है। आज का काम आज ही करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आज 15 मिनट का काम है वो कल कर लूँगा, आज आधा घंटा का काम कल कर लेंगे ना, तो ऐसे करके वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जितना भी आपको काम आज मिलता है उसको आज ही कंप्लीट करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि संख्याओं के समूह हैं, अलग अलग समूह, कितने प्रकार की संख्या होती है। और मैंने ये भी बताया था कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम दूसरी प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इस प्रश्नावली में है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे एकदम अच्छे से, ध्यान से। और जितना भी मेरा ये कहना है, आज जितना काम करवाया जा रहा है वो आज ही कंप्लीट करेंगे आप। हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। 2 नंबर प्रश्नावली कौन सी अपनी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इनके बारे में हमने क्या है पढ़ भी लिया, वास्तविक संख्या होती कौन सी है। अब दूसरी प्रश्नावली में भी 4 पॉइंट है, 2.1, 2.2, 2.3 और है 2.4। आप ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस प्रश्नावली में हम कितना पढ़ने वाले हैं। अब 2.1 में हम क्या पढ़ेंगे, 2.2 में क्या पढ़ेंगे, 2.3 में और 2.4 में। बहुत ही सरल है, 2 नंबर की प्रश्नावली है और इम्पोर्टेंट है, सरल सा सवाल आता है। तो 2 नंबर हम आसानी से इस प्रश्नावली के कवर करेंगे, ठीक है। 2.1 में हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। अब ये प्रमेय नाम तो हमने 10वीं में सुना है, बाकी इस पर काम हमने क्या है कि बहुत छोटी कक्षाओं से शुरू कर दिया। वो कैसे कर दिया वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिथम की सहायता से, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही है, इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? HCF। ये अपनी 2.1 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे और प्रमेय के बाद में इस पर कुछ एप्लीकेशंस है, इस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद में इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे। ये अपने 2.1 है। 2.2 में ये हमने पहली प्रश्नावली में भी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वही काम है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात करेंगे। ये अपनी 2.2 हो गई और दो संख्याओं का HCF और LCM और इन संख्याओं के मध्य एक संबंध होता है और इसको भी सत्यापित करेंगे हम। दो संख्याओं का गुणा उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के इक्वल होता है। ये हम पढ़ने वाले हैं 2.2 में। 2.3 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जब परिभाषा देखी थी अपरिमेय संख्या की, तो मैंने एग्जाम्पल में लिखवाया था √2, √3, √5, √7, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती। ये तो मैंने सीधा लिखवा दिया था। बाकी अब हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेयता जो सिद्ध करेंगे वो करेंगे 2.3 में। और 2.4 में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार देखेंगे। दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपके एकदम क्लियर होना चाहिए कि दूसरी प्रश्नावली में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इन पर आधारित सवाल किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज हम शुरू करते हैं 2.1। 2.1 शुरू करते ही सबसे पहले बात आती है किसकी? अभी बताया था मैंने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कई बार टेस्ट होते हैं तब ये पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखिए। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो मैं आपको बताता हूँ
कि मेरे को दो संख्या दी जाती है, चलो मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ, एक 17 और एक मैं 3, दो संख्या है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना तो हमने सीखा है ना, तो 17 में भाग लगाता हूँ किसका, 3 का, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, शेषफल कितने बच गए, 2। अब ये भाग तो लगाना हमें आता है, इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिस संख्या का भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य। जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो होता है भाजक, जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो होता है अपना भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है अपना भागफल, और जो नीचे शेष बच जाता है वो कहलाता है अपना शेषफल। ये 4 होते हैं। अब हमने छोटी संख्या में भाग करना सीखा था, और भाग की जांच करनी भी सर ने बताई थी कि यदि भाजक बाहर वाले इन दोनों का गुणा, भाजक और भागफल का गुणा, और उसमें शेषफल जोड़ें, तो यदि वो भाज्य के बराबर आ जाता है तब वो क्या होता है अपना भाग सही होता है, और बराबर नहीं आता है तो भाग अपना सही नहीं होता। यानी भाग जांच करने के लिए हम क्या करते थे कि हम इस प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ऐसे लिखते हैं। अब यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तब तो अपना भाग सही है, वरना अपना भाग है सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो अब मैं यदि व्यापकता में लूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या ली थी, दो संख्याएं ली थी, है ना। अभी मैं संख्या न लेकर के इस प्रकार कोई संख्या मान लेता हूं, ए में भाग लगाना है किसका, बी का, भाग लगा देता हूं। कोई संख्या ए में भाग लगाना है बी का, भाग गया क्यू बार और शेषफल बच गया आर। तो अब इस प्रकार से यदि हम लिखना चाहें तो भाज्य यानी ए बराबर भाजक गुणा भागफल बी गुणा क्यू और प्लस में आर, जहां आर क्या होता है, रिमाइंडर, शेषफल होता है ना। और शेषफल का मान ऑलवेज माइंड, हमेशा याद रखिए, शेषफल का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन भाजक से जिस संख्या का भाग लगाते हैं उससे हमेशा छोटा रहता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो हम भाग की जांच करते हैं वही तो लिखा है। तो ये क्या है, अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखवा देता हूँ। माना ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि किन्हीं धनात्मक पूर्णांक Q व R के लिए A बराबर क्या लिखा जाए, BQ प्लस R, जहां R यानी शेषफल होता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा B यानी किससे, भाजक से। तो A और B धनात्मक पूर्णांक है, इनके लिए दो धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में इनको व्यक्त किया जा सकता है। अभी हमने जो मैंने भाग लगाया था 17 में 3 का भाग लगाया था, भाग गया था 5 बार और शेषफल बचा था 2। तो इस प्रमेय के अनुसार लिखें तब कि दो धनात्मक पूर्णांक 3 और 17 के लिए Q व R दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 17 बराबर 3 गुणा 5 प्लस में 2, जहां पर ये क्या होता है, शेषफल यानी 2 है, R 0 या
0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होता है। भाजक क्या है 3। तो ये देखो अब छोटा क्यों होता है कि यदि शेषफल 3 आ जाए तो भाग एक बार और चला जाएगा, यहाँ पर 6 बार भाग जाएगा फिर। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है शेषफल 0 या 0 से बड़ा होगा, जबकि भाजक से क्या होना है छोटा होगा। तो ये अपनी क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब इस पर आधारित कुछ एप्लीकेशंस, कुछ अनुप्रयोग है, इस पर आधारित मैं आपकी किताब में 6 सवाल दिए हुए हैं। 6 के 6 सवाल मैं एक ही तरीके से करवाऊंगा। एक सवाल अच्छे से समझ लो, सारे सवाल आप कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों 6 सवाल एक ही प्रकार से, एक सवाल समझ लिया तो आपके 6 सवाल हो जाएंगे। तो आपको लिखने का तरीका भी बराबर मैं बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो जहाँ से आप हल सॉल्यूशन शुरू करते हो वहाँ पे लिखूंगा हल संख्या 1। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम रहेगा लिखने का तरीका। सबसे पहला काम हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। चाहो तो पूरा कथन लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं। माना a व b दो क्या है धनात्मक पूर्णांक है। a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सब में यही लिखना है। इन 6 सवालों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a और b को कैसे लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और हमें ध्यान में ये रखना है आर शेषफल होता है, शेषफल 0 या 0 से बड़ा होगा जबकि छोटा होगा किससे, भाजक से। भाजक क्या है अपना b है। तो a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पर q के गुणा में कितना है b है, और सिद्ध करना है वहां पर q के गुणा में कितना है 3 है। तो मैं b का मान कितना मान लूं, 3 मानूंगा। देखो आगे इस स्टेप के बाद में क्या करना है कि q के गुणा में 3 है, यहाँ पर q के गुणा में b है, तो माना b बराबर कितना 3। तब अब ये ऊपर वाली जो समीकरण है 1 नंबर दे देता हूं मैं। तब समीकरण 1 से 1 में जहां जहां b है वहां वहां कितने लिखेंगे 3। तो a बराबर 3q प्लस में r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा है और जबकि b का मान कितना लिया है 3 से छोटा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम जानते हैं और b धनात्मक पूर्णांक है, तो q व r भी क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जहां q व r भी धनात्मक पूर्णांक है। q व r भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखो r का मान 0 या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, जबकि r का मान क्या है पूर्णांक है। तो पूर्णांक 0 पूर्णांक होता है या 0 से बड़ा, 1 होता है या 0 से बड़ा, 2 होता है, जबकि 3 से छोटा पूर्णांक 2 ही होता है। यानी r के कितने मान आएंगे यहाँ पे 3 से छोटे पूर्णांक, 0 से शुरू करना है और 3 से छोटा पूर्णांक 2 होता है, 2 तक चलेगा। तो 0 1 2 r के कितने मान आ गए
3 मान आ गए। ये समीकरण नंबर मान ली मैंने 2। अब r का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो देखो r बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस में r की जगह 0 या a बराबर है 3q। समीकरण नंबर 3 r बराबर 1 पर a बराबर 3q प्लस है 1। समीकरण नंबर 4 r बराबर है 2 पर a बराबर 3q प्लस है 2। समीकरण नंबर 5। अच्छा यहाँ पर देखिए a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और a के बराबर 3q है, यानी धनात्मक पूर्णांक को 3q के रूप में लिखा जा सकता है, या धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, या धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि अतः समीकरण 3, 4 व 5 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आई बात समझ में। एक क्या मान के चले थे, धनात्मक पूर्णांक, और ये धनात्मक पूर्णांक के बराबर है, इसका मतलब ये भी धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सिद्ध हो गया। किसकी सहायता से सिद्ध हुआ है, ये हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। आई बात समझ में। अगर ये समझ में आ गया तो एक सवाल और करवाता हूं, बिल्कुल ऐसा ही है, केवल थोड़ा सा दर्शाइए कि किसी धनात्मक दो नंबर एग्जांपल, दर्शाइए कि किसी धनात्मक समपूर्णांक को 2q वह धनात्मक है विषम पूर्णांक को दो q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आपका दूसरा एग्जाम्पल, यानी किसी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में और धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एक बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5, यही तो होते हैं। अब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को यदि मैं सम संख्या से गुणा करवाऊं, यानी ये दो सम संख्या है, 4 ले लो, कौन सी भी संख्या, 2 को 1 से गुणा करवाऊं तो कितना आएगा 2, 2 को 2 से गुणा करवाऊं तो 4, 2 को 3 से गुणा करवाऊं तो 6, 2 को 4 से गुणा करवाऊं तो 8। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को यदि सम संख्या से गुणा करवाया जाता है तो हमेशा किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। जब किसी धनात्मक पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करवाते हैं सम संख्या आएगी, और यदि किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दो, क्या आता है, 3 आ गया, 4 में 1 जोड़ो, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी सम संख्या में 1 जोड़ने पर क्या आता है, विषम संख्या आती है ना। तो ये दो बात आप ध्यान में रखोगे। चलो मैं ये आगे लिखवा भी दूंगा। अब हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q व धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से शुरू करना है। माना a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम a और b को अद्वितीय रूप से किस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर b क्यूब प्लस में r, जहाँ r अपना क्या होता है, शेषफल।
तो शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, जबकि भाजक से शेषफल का मान सदैव क्या रहता है, छोटा रहता है। जहाँ Q और R भी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, Q के गुणा में कितना है, 2। तो इस सवाल में हम B का मान कितना मान लेंगे, यहाँ Q के गुणा में B है, B का मान कितना माना, 2 मान लो। अब B का मान 2 मानेंगे तब समीकरण 1 से, चलो ये मान हटा देता हूँ एक बार। अब b बराबर 2 माने तब समीकरण में जहां जहां b है वहां वहां कितने लिखेंगे, 2 लिख देता हूं। देखो a की जगह a, बराबर की जगह बराबर, b की जगह 2, r की जगह r, और r 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और b से छोटा यानी 2 से छोटा है। अब यहाँ पर r के मान हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। r का मान, r एक धनात्मक पूर्णांक है जो 0 या 0 से बड़ा है, तो 0 या 0 से बड़ा, जबकि 2 से छोटा धनात्मक पूर्णांक है क्या होता है, यानी r के कितने मान आएंगे, केवल और केवल 2 मान आने हैं। ये दोनों मान बारी बारी से हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। अब कैसे, समीकरण 2 से r बराबर है 0 रखने पर, जहां r है वहां पर 0 रख दूंगा, तो समीकरण 2 में a बराबर 2q प्लस में 0 या a बराबर 2q। समीकरण नंबर 3, r बराबर 1 रखने पर a बराबर क्या आएगा, 2q प्लस 1। समीकरण नंबर 4। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है बताओ, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब q को 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करेंगे, तो 2q क्या होगा, सम पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब ये धनात्मक सम पूर्णांक है तो ये भी क्या बन जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक। इसका मतलब समीकरण 3 से ये स्पष्ट है एकदम कि किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और 2q क्या है, एक है सम पूर्णांक है, और सम में यदि 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम। यानी समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 2q प्लस 1 के रूप में। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक को 2q वह धनात्मक है विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के क्या है, अनुप्रयोग है। उस पर आधारित कुछ सवाल है। तो 2 सवाल बिल्कुल एक जैसे हो गए। अब पीछे 4 सवाल और बचे हैं, वो भी इसी प्रकार से होने। मैं आपको आगे सवाल करवा देता हूँ। 3 नंबर एग्जाम्पल, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। कोई बात है, किसकी सहायता से सिद्ध करेंगे?
हल संख्या 3 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। वही बात है, माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम ए और बी को किस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जहाँ शेषफल होता है और शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा और जबकि भाजक से छोटा होता है। ये समीकरण नंबर 1, जहाँ क्यू और आर भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे क्या सिद्ध करवा रहे हैं, वहां पर m के गुणा में 3 है या नहीं है? m के गुणा में कितना है, 3 है, तो हम b का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। b का मान है 3 मान लेते हैं। तो माना b बराबर 3, तब समीकरण 1 में जहां जहां b है वहां वहां कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो a बराबर बी क्यू यानी 3q प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा जबकि 3 से छोटा। r क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए r का मान 0, 1 और 2, r के 3 मान आएंगे। बारी बारी से r के मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और जो हमें सवाल में कहा गया है वो काम करेंगे। क्या कहा गया है, वर्ग, तो तीनों समीकरणों का वर्ग याद करेंगे। चलो समीकरण 2 से r बराबर 0 पर a बराबर 3q प्लस में 0 या कितना आ गया, 3q आ गया। a बराबर 3q, a क्या है अपना, a हमने माना है धनात्मक पूर्णांक और सिद्ध क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए ये तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर जैसा सवाल कह रहा है बिल्कुल वैसा काम कीजिए। इधर ये वर्ग हो गया, इधर ये वर्ग हो गया। अब वर्ग को कैसे लिखते हैं, देखो 9m बनाते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3, q का स्क्वायर यानी q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को मैं क्या मान, q यदि धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा और पूर्णांक को किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। तो a स्क्वायर बराबर ये 3 तो पड़ा है और गुणा में 3q स्क्वायर है, इसको मैंने क्या मान लेना है, m मान लिया। ये लो समीकरण नंबर 3, यहाँ पर लिख दो चाहे कि माना है हमने, क्या माना है, 3q स्क्वायर को मैंने किससे लिख दिया, m से लिख दिया। तो ये देखो a क्या था अपना, धनात्मक पूर्णांक था और a का स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर बराबर है 3m, यानी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 3m के रूप में। ये तो अपने r के एक मान के लिए हुआ है। अब r की जगह 0 रख दिया तो अब क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। चलो रख के देख लेते हैं, r बराबर 1 पर जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, ये तो धनात्मक पूर्णांक और ज्ञात क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। तो वही बात है, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो ये आ गया a स्क्वायर बराबर 3q प्लस में 1। अब इधर इनकी होल स्क्वायर होगी, ये ध्यान में रखना, ये बन जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी की स्क्वायर बराबर, चलो लिख देता हूँ, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, 2 गुणा a का मान 3q प्लस गुणा b का मान 1 प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से खोल दिया। अब इनका वर्ग कर लो, 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब इन दो पदों में से कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। 9 में से 3 कॉमन लिए, 3 बचेगा, q स्क्वायर बच जाएगा, 6 में 3 कॉमन लिए तो 2 बच जाएंगे और q बच जाएगा, प्लस में 1 का 1 पड़ा है। अब इस क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं, m रख दो, ये m प्लस 1। इधर क्या था अपने, a का स्क्वायर था, यहाँ पर आप लिख दीजिए ये m किसको माना है हमने, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर हमने क्या लिखा है, m। तो ये मैंने m माना है। तो a क्या था, धनात्मक पूर्णांक और a का स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर,
और बराबर आ गया 3m प्लस 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब r का एक मान और बच गया, तो r का मान यदि 2 रखेंगे तब भी इन दोनों में से ही एक आना चाहिए। कैसे आएगा कि r का मान क्या रखते हैं, समीकरण 2 से r बराबर है 2 रखने पर 2 रख देता हूं कि a बराबर 3q प्लस में 2। वही बात है, क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर और इधर है 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर खोल दो तो ये a स्क्वायर, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b और प्लस में b की स्क्वायर। आगे सर्व समीका चाहो तो लिख लो, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। हल करो इसे, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 6 6 दुआ 12q प्लस में 2 के स्क्वायर 4। अब इसको इनके रूप में कैसे बनाएंगे, वो जो दो सिद्ध करना उनके रूप में। तो देखो 9q स्क्वायर प्लस में 12q, 4 को क्या मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 और 1 वापस क्या बन जाएगा 4। अब इन 3 पदों में से कॉमन लेंगे और कॉमन क्या लेना है, 3 ही कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 का भाग लगाओ 4q बचेगा और 3 में 3 का भाग लगाओ 1 बचेगा प्लस में 1। अब इस क्वांटिटी को क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे ये अपनी समीकरण नंबर वो 3 थी, इसे 4 नंबर मान लेते हैं ना। अब इसकी जगह मैं क्या मानूंगा, m मान लूंगा फिर से। तो a स्क्वायर बराबर है 3m प्लस 1, ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या माना है वो भी लिख दो, मैंने माना है 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 बराबर m। तो समीकरण नंबर 3, 4 व 5 से अब देखो तीनों समीकरण में r के अलग अलग 3 ही मान थे। तीनों संभावित मान रखने पर इनका वर्ग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3m, जो समीकरण नंबर 3 में आया था, या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का ही आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं 3, 4, 5 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m क्या एक है पूर्णांक है। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये 3 एग्जाम्पल जो थे कंप्लीट कर लिए। अब कल का आपका काम यही है, कोशिश करना इसके 3 सवाल 2.1 के 3 सवाल, जो पहले 3 सवाल है वो इसी प्रकार के हैं और इसी प्रमेय पर आधारित सवाल है। तो आपको ये सवाल समझ के और वो तीनों सवाल करने की कोशिश करनी। नहीं होंगे तो आप कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो 3 सवाल भी आपको करवा दूँ।